आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजधानी में अहम मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। क्या दिल्ली में भी मोदी मैजिक चलेगा या फिर केजरीवाल लोगों का भरोसा एक बार फिर से जीत ले जाएंगे? क्या यह है दिल्ली की आवाम के दिल में? दिल्ली का ताज किसके सर पर सजेगा? कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान? ऐसे बेशुमार सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमानों के साथ हाजिर हैं। इस बहस में शिरकत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस लीडर जनाब मीम अफजल साहब, आम आदमी पार्टी के अक़लियती विंग के सरबराह जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी साहबा, सीनियर सहाफी अजय कुमार और ओबी वैन के जरिए बराह रास्त जुड़ रहे हैं बीजेपी लीडर जनाब आतिफ रशीद साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं खुली बहस। आखिरकार दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की बिसात बिछ ही गई। इंतखाबी प्रोग्राम के मुताबिक महीने भर में वाज़ेह हो जाएगा ये दिल्ली का ताज किसके सर पे सजेगा और कौन आइंदा 5 बरस तक अपनी वापसी की लड़ाई लड़ेगा। दिल्ली में वोट 7 फरवरी को डाले जाएंगे और 10 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। देखा जाए तो ये इंतखाब महज दिल्ली असेंबली के हैं, लेकिन इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की इज्जत दांव पर लगी है। कांग्रेस के पास तो फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर दिल्ली का किला मोदी फतेह कर लेते हैं तो बीजेपी को रोक पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल गुज़िश्ता मर्तबा की तरह एक बार फिर अपना करिश्मा कायम रखने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पूरे मुल्क में मोदी और बीजेपी मुखालिफिन के लिए मिसाल बन जाएंगे। तकरीबन 1 बरस कबल जब दिल्ली में इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त न तो मोदी का कद इतना बड़ा था और न ही उनके नाम पर इंतखाबात लड़े जाते थे, और यही बात केजरीवाल के साथ भी थी। उस दौरान बस कांग्रेस मुखालिफ जबरदस्त लहर थी, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में मिला। दिल्ली में हर कोई ये मानकर चल रहा था कि केजरीवाल की पार्टी सीट तो लाएगी लेकिन हुकूमत साजी के लायक नहीं। लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। ये और बात है कि उन नतीजों की इज्जत किसी पार्टी ने नहीं रखी। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुज़िश्ता इंतखाब में बीजेपी का चेहरा हर्षवर्धन थे, लेकिन आज वो मरकज में वजीर हैं। अब बीजेपी के पास एक ही चेहरा बचा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। यही कार्ड बीजेपी ने हर जगह खेला, जिसमें ज्यादातर में उसे कामयाबी हासिल हुई। अब नजर दिल्ली पर है। 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई बीजेपी की रैली में भी सिर्फ मोदी ही नजर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बीजेपी ये मान चुकी है कि उनके पास केजरीवाल के मुकाबले के लिए कोई चेहरा नहीं है। पार्टी के इश्तेहारात पर भी गौर करें तो उसमें भी मोदी ही मोदी दिखते हैं। ये सही है कि मरकज में तो मोदी की टक्कर का किसी पार्टी के पास दूसरा कोई लीडर नहीं है, लेकिन जब बात रियासती सतह पर आती है तो ऐसे कई चेहरे हैं जो मोदी को बखूबी टक्कर दे रहे हैं। कोई भी सर्वे उठाकर देख ले तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का फासला महज 5% वोटों का है। लेकिन अगर बात दिल्ली के वजीर आला की हो तो हर जगह केजरीवाल ही केजरीवाल नजर आते हैं। जैसा करिश्मा मोदी का मरकज में है, ठीक वैसा ही करिश्मा दिल्ली में केजरीवाल का है। यहाँ तक कि खुद आम आदमी पार्टी का नारा भी यही है कि मरकज में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे इस देश के अंदर। उन चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे वादे किए थे। अभी 6 महीने के अंदर ही वो सारे वादे भूल गए वो लोग।
आज उनके एक के ऊपर भी चर्चा नहीं की उन लोगों ने। इन 6 महीने के अंदर उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, ये तो अलग बात है, लेकिन आज उन्होंने वो सारे वादों के ऊपर एक भी वादे के ऊपर चर्चा नहीं की और नई बातों की बात कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था दिल्ली लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी कि दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 भी % कम नहीं किया, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए उन्होंने, यू टर्न लिया उन्होंने, वादा खिलाफी करी। मौजूदा इंतखाब में कांग्रेस को भी उसी तरह कमतर आंका जा रहा है जैसा कि पिछले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को समझा गया था। लेकिन इस दफा लोगों में कांग्रेस को लेकर कोई गुस्सा है और न ही कोई नाराजगी। बुरी से बुरी हालत में भी उसके सीनियर लीडर अपने दम पर कुछ सीट तो निकाल ही सकते हैं। दिल्ली में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में इंतखाबात के नतायज बेहद हैरानकुन होने वाले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ दूसरी सियासी जमातें मुसलमानों को अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रही हैं। पिछली मर्तबा जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार थे उनमें से ज्यादातर अपने इलाकों में जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस दफा मुसलमान क्या सोच रहा है, ये अहम बात है। माना जा रहा है कि इन इंतखाबात में कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। वो कितनी भी सीटें लाएं, लेकिन इतना नहीं ला पाएंगे कि हुकूमत बना सकें। बीजेपी के साथ मुसलमानों का जाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को रोकने के साथ साथ हुकूमत बनाने का भी दावा कर सकता है। असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत किसी की भी बने, जीत बीजेपी को मिले या आम आदमी पार्टी को, लेकिन इतना तय है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की राह में मुश्किलें खड़ी करती रहेंगी। रहा सवाल कांग्रेस का, तो मौजूदा हालात में वो महज मुआविन का ही किरदार अदा करती नजर आ रही है। आलमी समय के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टी अपने अपने कमांडर को, अपने अपने योद्धा को मैदान में उतारती है और उसकी कवायद तेज हो गई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं, तो उसको एक एज है दूसरी पार्टीज पे। और दूसरी पार्टी जो मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी, उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, अपने कैंडिडेट्स नहीं खोले हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये कि इस बार के दिल्ली इलेक्शन में मुद्दे क्या क्या होंगे। हमारे साथ आतिफ रशीद साहब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के इलेक्शन में जहां की होना यह चाहिए था कि पूरी जीत के बाद बहुत ज्यादा एतमाद के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन को लड़ना चाहिए था, वहीं ये लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कुछ कमी दिख रही है, आत्मविश्वास की कुछ कमी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। और यही वजह है शायद कि अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। क्या कहिएगा आतिफ रशीद? देखिए फैसल भाई, कैंडिडेट अनाउंस करना या न करना, इससे कोई आत्मविश्वास की बात। मेरी आवाज रिपीट आ रही है मेरे कान में। आप बात कीजिए, यहां सुनाई दे रहा है, आप बोलें जी। हाँ, मेरा कहना यह है कि कैंडिडेट अनाउंस करना या न करना, इससे कोई आत्मविश्वास कमी की कोई बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े गौर फिक्र करने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम से, हमारे यहां मंडलों से, डिस्ट्रिक्ट से, प्रमुख लोगों से हमने बाकायदा अपनी एक चुनाव समिति बनाई है। चुनाव समिति लोगों के नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप फिक्र न करें, यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी अपने 70 प्रत्याशियों की और मजबूत प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। नहीं, लेकिन एक बात तो मानिएगा आतिफ रशीद साहब कि ठीक है, आपके यहां जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चल रहा होगा, और एक बात बिल्कुल तय है कि चूंकि आपकी पार्टी सेंटर में अभी रूल कर रही है तो आपके यहां टिकट मांगने वालों की तादाद ज्यादा होगी, आपको ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि अगर आप देर से कैंडिडेट अनाउंस कीजिएगा तो उन लोगों को कम वक्त मिलेगा कैंपेनिंग का, उन लोगों को कम वक्त मिलेगा लोगों तक जाने का। तो कहीं ना कहीं ऐसी हालत में उस पार्टी को जिसने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बरतरी, थोड़ी सी एज मिल जाएगी। नहीं, देखिए फैसल भाई, ऐसा है, हमारी जो पार्टी है वो पार्टी बेस्ड चुनाव लड़ती है जी, और पार्टी हमारी लगातार पिछले कई महीनों से वोटर्स के बीच में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में सदस्यता अभियान भी चला रही है। दिल्ली में हमने 30 लाख के लगभग अपने सदस्य बनाए हैं। हम सदस्यता अभियान बहुत तेजी से चला रहे हैं। अभी हमने रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली करी है जिसमें दिल्ली के कोने कोने से लाखों लोग वहां पहुंचे। तो
हमें जनता के बीच में केवल नाम भेजने हैं। जनता मूड बनाए बैठी हुई है, तैयार है जनता दिल्ली में भाजपा का दामन थामने। यानी आप ये कह रहे हैं कि रामलीला की रैली हो गई है, अब उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप लोग दिल्ली में भी मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगेंगे और लोग मोदी जी को वोट देने को मन बनाए हुए हैं, ये कह रहे हैं आप? भाई जाहिर बात है, मोदी जी हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और लेकिन आतिफ, दिल्ली में आपका कोई चेहरा नहीं है क्या? दिल्ली में आतिफ साहब आपका कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? केजरीवाल के मुकाबले में कोई लड़ेंगे ना हमारे। जी जी बोलिए। दिल्ली में हमारे 70 चेहरे चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, 70 चेहरे होंगे, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप जाइएगा दिल्ली में लोगों के पास? सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा या कोई मुद्दा भी है? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट और कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई हमारी शर्म की बात नहीं, बल्कि हमारे लिए फख्र नहीं। ठीक है, आपके सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सही बात है जी, और वो इस वक्त देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि मोदी जी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने बाकायदा मंच से अनाउंस करा है कि हमें शासन करना आता है, हमें सरकार चलानी आती है, हम अधर में छोड़कर नहीं भागने वाले, हम भ्रष्टाचार नहीं करने वाले। हमने अपने पिछले 7 महीने के कार्यकाल से प्रधानमंत्री जी ने साबित करा है कि जो आज से 7 महीने पहले लगातार चर्चा ये हो रही थी, हर रोज उठो तो एक नया घोटाला तैयार खड़ा था जी। और जब जनता ने दिल्ली में परिवर्तन करके एक नए व्यक्ति को सरकार सौंपी, तो वो सरकार मिस्टर रन अवे जो बीच से भाग गए छोड़कर। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल साहब भगोड़े हैं, भाग गए छोड़ करके, लोग उन पे कैसे विश्वास करें? इरफानुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पिछला इलेक्शन इन्होंने लड़ा था ओखला से आम आदमी पार्टी के टिकट पे, हालांकि इस बार वो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने रुकन हैं उसके। इरफानुल्लाह साहब, आपने आतिफ रशीद साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि आप पर कैसे लोग भरोसा करें? आपको तो एक बार भरोसा करके किसी तरह से सरकार दी गई, 49 दिन में आप भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, यही बात आतिफ भी कह रहे हैं, सरकार चलाना नहीं आता, आपको धरना देना आता है, आपको एजिटेशन करना आता है, प्रोटेस्ट करना आता है, वही कीजिए। कहां आप सरकार और पार्टी और इलेक्शन में पड़ गए? देखिए, जहां तक धरना और आंदोलन की बात है, तो मैं समझता हूं उन्होंने गांधी जी का मजाक उड़ाया है। इस पूरे स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी उसका मजाक उड़ाया है, जेपी आंदोलन का मजाक उड़ाया है, अन्ना आंदोलन का मजाक उड़ाया है। इतने बड़े आंदोलन जिन्होंने क्रांति लाई पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, और पूरे मुल्क की फिजा को बदल दिया, पूरे मुल्क की सियासत को बदल दिया, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। उस आंदोलन की अगर आज का प्रधानमंत्री और आज के वजीर आजम अगर बुराई करते हैं और उसे बुरा काम समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्हें इसे ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए कि आंदोलन से ही हमें आजादी मिली है, आंदोलन से ही किसानों के मुद्दे हल हुए हैं इस देश के। आजादी तो मिली है, लेकिन उसके बाद आजादी मिली और आंदोलन ही के जरिए आपको दिल्ली की सरकार भी मिली, लेकिन उसके 49 दिनों के बाद आप चले गए। देखिए, जब 49 दिन का नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इरफानुल्लाह साहब, जो आतिफ भी साहब भी कह रहे हैं कि आपके ऊपर फिर कैसे भरोसा करें? जी, मैं एक बात कहूं बीच में? जी बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने किसी धरना आंदोलन करने वाले का मजाक नहीं उड़ाया। जेपी जी ने देश का मूवमेंट चलाया, लेकिन जेपी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। गांधी जी ने आजादी का मूवमेंट चलाया, लेकिन खुद को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट नहीं करा जी। यहां तो एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया लोगों की भावनाओं के साथ, और आंदोलन चलाने के बाद आपने अन्ना जी को धोखा दिया। एक राजनीतिक पार्टी उनके न चाहते हुए बनाई, और राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद देखिए, इस बहस में मत जाइए किसने किसे धोखा दिया। आप लेकिन आतिफ रशीद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत होशियारी से आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आप धरना की दीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन सरकार नहीं चलाइए। मोहतरम आतिफ साहब, आप अपने सीनियर लीडर अडवाणी जी से पूछिए किसने किसे धोखा दिया है। इसमें मत जाइए, उस बहस में बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबी बात चलेगी। आपने बात कही है इरफान साहब। फिर आगे जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का ताल्लुक है, उन्होंने हिम्मत करके 49 दिन की सरकार चलाई थी, जबकि उन्हें पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी। पूरी मेजोरिटी न मिलने के बाद भी सरकार चलाई थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पब्लिक ने मैंडेट दिया था उसका एहतराम किया था उन्होंने, और एहतराम करके 49 दिन की सरकार कम से कम चलाई, और ये बता दिया कि 49 दिन में किस तरह से सरकार चलाई जा सकती है। आज पूरी पब्लिक इंतजार कर रही है कब केजरीवाल आया और
सरकार चलाए। इरफान जितने सर्वे आपके पास वापस आऊंगा आतिफ साहब, इरफान साहब कह ले, फिर आपके पास आता हूं। जितने सर्वे आए हैं उन्होंने सबने कहा है कि 49 दिन की सरकार में हमें बहुत राहत मिली थी, करप्शन खत्म हुआ था, पीने का पानी मिला था, बिजली के दाम घटे थे, जो पब्लिक की बेसिक एम्यूनिटीज हैं जिसे आज एमसीडी ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग को पूरा इत्मीनान है कि 49 दिनों में आपने अच्छा काम किया है और एक माइनॉरिटी सरकार जो कर सकती थी उसने किया है। चलिए आतिफ साहब के पास वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का मौका जान लें, कांग्रेस क्या सोचती है। और अभी इलेक्शन से पहले ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पे है, और लेकिन एकाएक कांग्रेस में कहीं ना कहीं नई जान हो गई, रिसरेक्ट कर रही है कांग्रेस। अजय माकन साहब को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, और बड़े चेहरों को, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उनको, जो एमपी रह चुके हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में, उनको असेंबली का इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। मीम अफजल साहब, क्या कर पाएंगे आप? इतनी देर से टू लिटिल टू लेट वाली बात है। नहीं, टू लिटिल टू लेट वाली बात नहीं है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है जो आप सामने आया है। नहीं, ये तो यही देखिए, आतिफ रशीद साहब भी यही कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि लड़ाई जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। आप तो खामखा गेम स्पॉइलर के तौर पर आ गए। ऐसा है कि पिछले चुनाव के अंदर या आपके बारे में यही जुमला इस्तेमाल कर रहा था हमारा मीडिया। जी जी। और काफी मतलब बीजेपी भी यही कह रही थी। मैं एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली ये देख रहा हूँ जी कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं, जी जी, पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमारे और आपके बीच में मेन चुनाव है, लेकिन अभी 2 दिन से इनके कुछ प्रवक्ताओं ने ये कहना शुरू किया है जी कि नहीं कांग्रेस को इतना माइनस करके मत चले। अब जाहिर सी बात तो चाह रहे हैं कि आपका वोट डिवाइड हो। जी वो तो अपनी पॉलिटिक्स में है। तो मैं आतिफ रशीद साहब तो मुस्कुरा ही रहे हैं, देखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा तेल देखिए, तेल की धार देखिए। जी, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है। यकीनन हम लोगों के पिछले इलेक्शन में रिजल्ट बहुत खराब था, हमारी उम्मीद के बिल्कुल कहना चाहिए कि उलट था। इस बार क्या उम्मीद है? लेकिन इस बार हम ये बता देते हैं आपको कि इन दोनों में से एक पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं ऑफिशियली, कांग्रेस के आप लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, कि हम असेंबली की तरफ बात जा सकते हैं। 100% मैं ये कह रहा हूं और इसको नोट करके रख लीजिए आप अपने पास। चलिए इस पर वापस आएंगे। अभी बात इन्होंने कही, हमारे किसी प्रवक्ता ने शायद आपसे ये बात नहीं कही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के आवाम ने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट में बहुत ज्यादा कुछ तब्दीली इधर उधर मुझे नजर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ना बीजेपी सरकार बनाने की। तो अगर 2-4 सीट ऊपर हो गई तो बीजेपी सरकार बना लेगी। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि उसको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपने अभी मोदी जी की एक क्लिपिंग दिखाई आपने। आज मैं आम आदमी पार्टी के बारे में भी जरूर बोलूंगा मैं। मोदी जी की एक क्लिपिंग आपने दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। जी, तो मोदी जी का काम है सपने दिखाना, वो खाली सपने दिखाया, सरकार किसी और को दे दी। आतिफ साहब सुन रहे हैं ना? क्योंकि सपने दिखाने में मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी में उससे ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है जो मोदी जी के पास। सपनों के सौदागर हैं बिल्कुल। तो उनको तो ये नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल में मोदी जी ने जो कमेंट किए हैं, मैं दोबारा से इसको कह रहा हूं, 2-1 बार पहले भी कह चुका हूं, मोदी जी की तकरीर जो दिल्ली में हुई, जिसके लिए अभी हमारे साजिद भाई कह रहे थे कई लाख लोग आए थे, तो आप लोगों ने बताया कितने हजार लोग आए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे मीडिया ने बताया, और उस मीडिया ने बताया जो अमूमन मोदी साहब की 27 में भी लगा रहता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके अंदर जिस तरह की हल्की तकरीर उन्होंने की और मोदी जी को निशाना बनाया, लेकिन बाद में अपनी करेक्शन कर रहे हैं। इसलिए अगर वोट डिवाइड नहीं होता तो फिर खेल नहीं बनेगा, आपको बता दूं। इसलिए ये तब्दीली आई है। ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ होगा। जाहिर सी बात है कि हम मौके पे कुछ होगा। ये कह रही है कि कांग्रेस भी इस खेल में है, उनका वोट इंटैक्ट। अगर सब कुछ होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। जी। तो हमारा कहना ये है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और आपको मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि हम सरकार बनाने के लिए 100% सीटें लेकर आ रहे हैं, 36 सीट आएंगे। अभी मैं कहूंगा तो शायद आपको यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट कांग्रेस देगी
कि आपको हैरानी हो। कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इस बार के जो रिजल्ट होंगे चौंकाने वाले होंगे। जिन लोगों से हमने अभी तक बात की वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो लोग ऐसे भी हैं जो सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा से। पूर्णिमा त्रिपाठी फ्रंट लाइन की डिप्टी एडिटर हैं, हिंदू ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इनसे जानने की कोशिश करती हैं कि दिल्ली में रहते हुए जो दिल्ली की सियासत आपने देखी है, क्या लगता है किसके दावे में है कितना दम? अभी मीम साहब कह रहे थे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। थोड़ा सा मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। मुझे भी लग रहा है कि इतना क्लियर कुछ नहीं है सीन कि बिल्कुल बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी या आपकी सरकार बन जाएगी। मेरे ख्याल से बीजेपी ने एक गलती ये की कि उसने दिल्ली के चुनाव कराने में थोड़ी डिले कर दी। अगर उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के बाद जैसे ही दिल्ली विधानसभा के 6 महीने हुए थे उस वक्त अगर डिक्लेयर किया होता तो उसमें कोई शायद क्लियर एज हो जाती। बिल्कुल कोई शक नहीं था, बिल्कुल क्लियर एज था। लेकिन आज की डेट में स्थिति उतनी साफ नहीं है, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट होता दिख रहा है। और जैसा मीम साहब ने कहा, अगर 6 महीने पहले शायद हुए होते चुनाव तो शायद कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर से कांग्रेस अब एक बार कॉन्टेस्ट में आ गई है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी के नाकों में दम कर रखा है, वो हम सब देख रहे हैं। केजरीवाल आए दिन एक नया शगुफा छोड़ते हैं और फिर बीजेपी उसको एक्सप्लेन करने में 3-4 दिन तक लगी रहती है। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और मुझे भी लग रहा है कि क्लियर एज किसी को दिखाई नहीं दे रही। क्लियर एज किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अजय साहब से पहले बात कर लें। अजय कुमार साहब, आपने सुना पूर्णिमा को। पूर्णिमा ये कह रही है कि अभी किसी को क्लियर एज नहीं दिख रहा है और बीजेपी और आपकी लड़ाई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई में अपनी जगह बनाती हुई कांग्रेस भी दिख रही है। आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा इन चुनावों को 2 पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा। पहला तो इसका परिणाम आने वाले देश के दूसरे राज्यों के जो चुनाव हैं या राष्ट्रीय राजनीति पे क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली न सिर्फ एक राज्य है बल्कि एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तमाम प्रदेशों के आए हुए हिंदुस्तान का दिल है, रहते हैं। और जिस तरह की जातीय राजनीति बिहार या उत्तर प्रदेश में होती है उससे भी थोड़ा अलग है। क्योंकि यहाँ पे माना जाता है प्रबुद्ध वर्ग रहता है, अच्छी संख्या है, कुछ साफ सफाई की पॉलिटिक्स जिसकी बात क्या होगा, क्या भाजपा करती है। तो एक वो चीज है। दूसरा, इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस भी हाशिए पे पहुंच चुकी है, वहां से इसको कमबैक की तरफ आना है। और आप भी हाशिए पे पहुंच चुकी है। उनके ऊपर तमाम आरोप है कि भाई उन्होंने सरकार नहीं चलाई, जिम्मेवारी नहीं की, वादे पूरा नहीं किया। तो जो खोने के लिए है और जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो चुनौती है, वो है भाजपा के पास। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गेम ही कर रहे हैं कि अब यहां से ये जो आगे बढ़ेंगे ये पाएंगे ही, ये अपनी सीट अपनी झोली बढ़ेंगे ही। जो बिगर चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये 2015 का पहला चुनाव है जब भाजपा चुनाव में जाएगी। 2014 की जो जीत की परचम जो लहराया है गुजरात से, वो अभी तक वो अश्वमेव घोड़ा घूम रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर में अश्वमेघ को अगर ब्रेक लगेगा शायद दिल्ली में लगे। अश्वमेघ का घोड़ा है इनका, दिल्ली पहुंच गया है जम्मू होते हुए। जम्मू में भी बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया है मोदी जी के अश्वमेव के घोड़े ने। तो अब ये अश्वमेव का घोड़ा यहां रुकेगा, उससे भाजपा की अंदरूनी राजनीति तय होगी, उससे देश की राजनीति तय होगी, या वो 4 सीटें बढ़ाकर स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ेगा। और जो नई राजनीति की शुरुआत भाजपा में मोदी जी ने की है, यंग लोगों को सामने लाना, स्वच्छ लोगों को सामने लाना, 50 से ऊपर के लोगों को मंत्री पद नहीं देना, एक तरह की एकल राजनीति जिसमें मोदी जी के पिक्चर की, आप इस तरह की चीजों का। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आतिफ के पास जाएंगे लेकिन अभी वक्त हो गया ब्रेक का। ये कह रहे हैं अजय कुमार कि खोने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ जो दांव पे अगर लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का है। यहां वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
जी मैं गैस कंपनी से आया हूँ, गैस चूल्हा और पाइप चेक करने हैं। आइए। क्या आपको इस व्यक्ति से इसका पहचान पत्र नहीं मांगना चाहिए था? मैडम पाइप से गैस लीक हो रही है, तुरंत बदलना होगा वरना जानलेवा हादसा हो सकता है। आप पाइप बदल देंगे? 500 रुपए लगेंगे। क्या आपको तसल्ली नहीं करनी चाहिए थी कि आपकी गैस पाइप वाकई ही खराब है? अपने चूल्हे, गैस पाइप आदि की जांच तथा सर्विस अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही करवाएं। ब्रेक पे जाने से पहले अजय कुमार सीनियर सहाफी ये बता रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ खोने को नहीं है। अगर किसी का नुकसान इस इलेक्शन में होगा तो बीजेपी का हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी का नुकसान हो भी सकता है कि बीजेपी 4 सीट और ज्यादा जीत करके सरकार ही बना ले। हमारे साथ आतिफ रशीद साहब मौजूद हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का सर्वे आ रहा है आतिफ रशीद साहब, उसमें यह दिख रहा है कि बिल्कुल नेक एंड नेक सिचुएशन है। 40% आपका वोट है तो 41 और 42% आम आदमी पार्टी का वोट है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है जिसके ऊपर हो सकता है कि दिल्ली के वोटर्स वोट डालें, वो है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जितने सर्वे इधर हुए हैं हाल फिलहाल और इससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौर में भी हुए, उसमें कहीं भी कोई ये कंफ्यूजन नहीं है कि सारे दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनको अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। बहुत का डिफरेंस है अरविंद केजरीवाल की मकबूलियत में और आपके डॉक्टर हर्षवर्धन या दूसरे लीडर्स की जो मकबूलियत जो सर्वे में आ रही है। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो अफजल चाचा को सलाम। और जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी अफजल चाचा ने अभी कहा कि बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट कांग्रेस देगी दिल्ली में। जी जी। तो मुझे याद आ गया बहन जी का वो बयान कि जब बहन जी ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था जी कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। जी। बाकी चौंकाने वाला आया। लेकिन फिर भी मेरी कांग्रेस के साथ शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस कुछ अच्छा करे दिल्ली में। अच्छी बात है। देखिए हम लोग ज्यादा इस बहस में न जाके कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा, मैं आपको एक बात बहुत विश्वास के साथ बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिया है जिसको जनता भी स्वीकारती है और एक वाकई जमीनी पहले जनता पहचानती नहीं थी आतिफ साहब, बहुत दिन तक तो लोग ये पूछते रहे कौन खट्टर साहब, लोकप्रिय तो नहीं थे। आतिफ रशीद साहब आप भी जान रहे हैं, आप बोलिएगा नहीं, लेकिन लोकप्रिय नहीं थे वो। कर्मठ हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय बिल्कुल नहीं थे। देखिए ऐसा है ना, लोकप्रियता का मापदंड आप नहीं तय करेंगे, लोकप्रियता का मापदंड तो उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। चलिए कि वो कितने मतों से कितने वोटों से जीतकर आए हैं, जनता के बीच में जीतकर आए हैं। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली मैंने। तो ऐसे ही हमने देवेंद्र फडणवीस जी और रघुवर दास जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने वहां पर लगातार जनता के बीच में आंदोलन चलाए हैं और जनता के बीच में सत्ता परिवर्तन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ रही है और मैं बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूं कि 45 और 50 के बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सीट जीतेगी। और लेकिन आपसे एक सवाल, आतिफ साहब आपने ये कहा कि फडणवीस को लेके आए, खट्टर साहब को लेकर के आए और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको भी पता है, आप पॉलिटिक्स में हैं, कि जिस तरह से फडणवीस महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर हुए और खट्टर साहब हरियाणा में हुए और फिर माना जा रहा था जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही कोई नया चेहरा आएगा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग, खास करके डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हों, मुखी साहब हों या विजय गोयल साहब हों, ये लोग सारे अंदर अंदर दुखी भी हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग मिल मिलाकर के पार्टी को जितवाएं और कहीं से कोई ऐसा ही खट्टर या ऐसा ही फडणवीस आकर के वजीर आला बन जाए। इससे कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? एक सवाल मैं भी जोड़ दूं। देखिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके सामने पहली चुनौती सरकार बनाना है। अच्छा जी। और हम किसी भी प्रतिद्वंदी को, किसी भी विपक्ष की पार्टी को हम कमजोर नहीं आंकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। हम चुनौती को चुनौती मानते हैं और चुनौती की तरह उसको स्वीकार करते हैं और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है मिशन। आपसे अजय कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं। सवाल है अजय साहब आपसे कि बड़ा वो जुमला याद आ रहा है कि बहुत दिन हो गए यार को मेहमा किए हुए। अगर आपके पास खट्टर हैं दिल्ली में, अगर आपके पास फडणवीस हैं, तो ये एक्सपोर्ट वाला कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं आप?
जो ये नए नए चेहरे ला रहे हैं और उनको मेहमा किया जा रहा है, इशारा किरण बेदी और शाजिया इल्मी की तरफ है, आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अगर आपके फर्नांडिस और खट्टर कहां गए दिल्ली के? जी लास्ट मोमेंट में आपको एक्सपोर्ट की जरूरत अजय जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और हमारे परिवार में अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर, ठीक चुनाव से पहले आपका परिवार बढ़ा। 30 लाख लोगों को आपने खुद कहा, मेरी सवाल सुन लें, आपने खुद कहा कि 30 लाख मेंबर्स बनाए आपने, तो क्या 30 लाख पे ये 2 मेंबर्स भारी पड़ रहे हैं जिसके लिए आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं? इतनी बड़ी सोच चल रही है आपको केजरीवाल की। अजय जी आपने कह लिया, अब आतिफ साहब जवाब सुन लें। आतिफ बोलिए। अजय जी विद इन पार्टी कोई तमाशा नहीं है। हम अपनी पार्टी में इंटरनल फोरम पर किसको ज्वाइन करा रहे हैं, किसको टिकट दे रहे हैं, इट इज आवर इंटरनल मैटर, ये कोई पब्लिक मैटर नहीं है। चलिए ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये पब्लिक मैटर नहीं है। बिल्कुल आतिफ रशीद साहब ने कहा कि उनकी पार्टी में कौन आता है कौन जाता है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, पब्लिक से उससे मेरा सवाल इरफानुल्लाह साहब से है कि शाजिया इल्मी जो कल तक आपकी मास्कोट थी, आपका चेहरा थी, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं या वो उसकी तारीफ करनी जा रही है नहीं जा रही है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वो पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं मोदी जी का गुणगान कर रही है, मोदी जी की तारीफ कर रही है और आप लोगों का राजफाश करने की बात कर रही है। क्या क्या छुपा रखा है आप लोगों ने? देखिए हम तो सब कुछ खुली किताब की तरह है, कुछ है जिसकी पर्देदारी है, बार बार कह रही है कि हम लोग मैं राज खोलूंगी। इतने ज्यादा फैक्चुअल चीजें ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका तो कोई खोज नहीं सकता, कोई ना उनका घोटाला हो सकता है ना कोई उनका राज हो सकता है। वो तो शाजिया ही बताएंगे, बोल रही है कि हम इनको एक्सपोज कर देंगे। अब वो तो जो नया आदमी आता है किसी पार्टी में तो यही कहता है कि राजफाश करेंगे, वो निकलता कुछ नहीं है जी, उसमें निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुली किताब की तरह है, अवाम के सामने है। अवाम का दिल उसने वैसे ही नहीं जीत लिया है, अवाम का दिल जीता है उसने कुछ करके, कुछ अपने आप को शो करके, अपने आप को शफाफ बता के, अपने आप को पाक साफ बताकर। देखिए एक तो ये होने जा रहा है इस दिल्ली के इलेक्शन में बहुत बातें हो गई कि जो मिथ है और जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया है कि मोदी वेव है इस मुल्क में, वो बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। 31% पे सरकार चल रही है सेंटर में, वहां पर मिलीजुली सरकार चल रही है, 31% पे चल रही है, लेकिन 283 सीट भी है। 17 करोड़ वोट मिले हैं, सिर्फ 55 करोड़ वोट पोल हुए थे, तो देखिए कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है। डिवीजन ऑफ वोट का फायदा उठाया है पूरे मुल्क में, जो दिल्ली में नहीं होने जा रहा है। आतिफ साहब कह रहे हैं आपको कितने वोट मिले? दिल्ली में सीधा इलेक्शन होने जा रहा है, दिल्ली में सीधा इलेक्शन होने जा रहा है और डायरेक्ट फाइट में पता चल जाएगा जमानत जब्त हो गई। अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं और मोदी जी कहां खड़े हैं, दिल्ली का इलेक्शन तय कर देगा। डायरेक्ट फाइट होने जा रही है इस दिल्ली के अंदर, अब पता चलेगा। चलिए आपसे लीडर कौन है इस मुल्क में, इरफानुल्लाह साहब। चलिए जाहिर सी बात है वो लीडरशिप की लड़ाई तो बाद में होगी, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन में आप किन मुद्दों को लेकर जाइएगा? आपके जितने मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई की बात करते हैं तो मोदी जी ने उठा लिया, झाड़ू आपका वो लेकर चले गए, तो देखिए बिजली का मुद्दा वो उठा के ले चले, अब आपके पास तो मुद्दे नहीं बचे। देखिए हमारे पास सब मुद्दे हैं और अच्छी बात यह है कि सारी पार्टियों ने हमारे मुद्दों को टेकअप कर लिया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इस वक्त देश के अंदर ट्रेंड सेटर है, उसने ट्रेंड सेट कर दिया कि सियासत अगर तुम्हें करनी है तो लोगों के बीच में जाना होगा, उनके घर घर जाना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा, उनकी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करना होगा। और अब झूठ से और मिथ से काम चलने वाला नहीं है, गुमराह करके काम करने चलने वाला नहीं है। ठोस प्रोग्राम लाइए। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार बनाई थी, 18 प्रोग्राम दिए थे, 18 प्रोग्राम पे सरकार बनाई थी, 16 करके दिखा दिए हमने। चलिए तो हम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 18 प्रोग्राम लोगों से वादा किया था, 18 चीजों का 16 करके दिखाया। पूर्णिमा कुछ कहना चाह रही है? नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बीजेपी का जो इतना आत्मविश्वास दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो पिछले कुछ महीनों का माहौल है दिल्ली में वो थोड़ा सा अलग है। जो हमें जो दिख रहा है, लोगों से बातचीत करके हमें जो फीडबैक मिलता है वो अलग है। स्लम्स में जाके आप स्लम्स में हमारी बात आप सुन लें। आतिफ साहब आप सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जी। जो कम्युनल एक टेंशन कई कई इलाकों में अचानक बढ़ जाती है, या कभी किसी चर्च पे अटैक हो जाता है, या स्लम्स में आप चले जाइए, लोग महंगाई से जिस तरह परेशान है, तो एक जो यूफोरिया था जो पिछले इलेक्शन में था मोदी जी के नाम पे, और जिसका की फायदा दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी को मिला था, तो वो यूफोरिया अब आज की डेट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें बीजेपी का ये जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एक वजह तो ये भी हो सकती है कि कांग्रेस थोड़ी सी ताकतवर हुई है, नहीं वो डिवाइड होगा। नहीं, आतिफ साहब अभी थोड़ा बता दें,
मोदी जी अपने हर भाषण में कहते थे माँ बेटे की सरकार जाएगी और महंगाई नीचे आएगी। आप बता दें महंगाई कितनी नीचे आ गई है। जिस वक्त $100 था प्रति बैरल क्रूड, उस वक्त भी 70-72 रुपए तेल था पेट्रोल, और अब 40 के पास आ गया है। कितना आपने किया? आपने क्या 50% पेट्रोल के दाम घटा दिए? उल्टे कंपनियों को फायदा पहुंचवा दिया आपने। तो जो आम आदमी को जो फायदा होना चाहिए था वो मिला नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कोई लेके एक्साइटेड है बीजेपी को, हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। आतिफ, क्या कहिएगा आप? ये कह रही हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी कह रही है कि इनका जिन लोगों से मिलना जुलना होता है, जाहिर सी बात है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा जोश नहीं दिख रहा है, और कुछ चीजें भी उन्होंने सवाल किया महंगाई के हवाले से। क्या कहिएगा? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो किसी भी पार्टी की मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना होता है। मैं दिल्ली की सिर्फ बात कर रहा हूं। अभी दिल्ली में जो कैंट का चुनाव हुआ है, 8 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। आम आदमी, लेकिन बनारस में हारी भी है। बनारस में 7 की 7 हारी है। लखनऊ में भी हारे हैं, आगरा भी हारे हैं। जी बोलिए। कैंट के तमाम चुनाव आप हारे। कैंट के चुनाव कब से आतिफ साहब आपकी लोकप्रियता का पैमाना होने लगे? हमारे 11% वोट ज्यादा है इनसे। वो पॉलिटिकल लाइन्स में तो लड़े भी नहीं जाते। 11% वोट ज्यादा मिला है, बता दें आपको। और कांग्रेस भी बीच में ये कह रही है कि उसको 11% वोट ज्यादा मिला है। वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। भाजपा का वोट परसेंट, जी भाजपा का वोट परसेंट 60% कम हुआ है। तो जानकारी करेक्ट कर लीजिए। मीम अफजल साहब ये कह रहे हैं कि उनको 11% वोट ज्यादा मिला है, आपको नहीं? नहीं, 11% वोट हमने पिछले के मुकाबले में बढ़ाया है। इन्होंने अपना वोट परसेंट बढ़ाया है। मैं आपसे 11% ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। दिल्ली में आपकी 5 सीटें आई हैं, हमारी 2 आई हैं, आपकी 1 आई है। चलिए आतिफ, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आप सारी बात अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, आतिफ एक बात का जवाब दीजिए कि सारी चीजें, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जब शीला दीक्षित की सरकार हारी तो उससे पहले एक यहाँ पर रेप का केस हुआ था, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था, और सरकार के हारने को बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। अभी दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है बस्सी, उनकी एक रिपोर्ट आई है जो एनुअल पुलिस रिपोर्ट होती है, उसमें कहा गया है कि दिल्ली में क्राइम बेपनाह बढ़ गए हैं। अगर औरतों की बात करें तो 30% रेप के केसेस ज्यादा हो गए हैं। हाउस थेफ्ट की बात करें तो 300% इजाफा हुआ है। ये वो चीजें हैं जो दिल्ली के लोगों के दिल के बहुत करीब हैं, और इसको आप लोगों ने भी खूब भंजाया, खूब उठाया था। अब जब आपकी 8-9 महीने से दिल्ली में सरकार है और क्राइम रेट इतना ऊपर जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी तो मुद्दा बनाएगी, कांग्रेस तो मुद्दा बनाएगी। आपके पास क्या जवाब है? देखिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है जी, और वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी जी। दिल्ली को किसी सरकार से खाली करके अरविंद केजरीवाल जी इसके जिम्मेदार हैं, जो पिछले 1 साल से दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है। वो यानी दिल्ली में जो क्राइम है उसके लिए भी जिम्मेदार आप इन्हीं को मान रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन भी हमने लगा रखा है। दिल्ली में जी दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है। उस सरकार की जवाबदारी इस स्थिति में लाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी। अरे मान लिया, लेकिन दिल्ली में जब राष्ट्रपति शासन है और आपकी केंद्र सरकार है तो यही माना जाएगा ना कि आपकी सरकार है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है ना। दिल्ली में अगर हमारा मुख्यमंत्री होता, दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री आपका नहीं, एलजी आपका है। मुख्यमंत्री तो अभी भी नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा है। पिछले 16 साल में जी दिल्ली के जो हालात हुए हैं, उन हालात के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर। चलिए कांग्रेस के मीम अफजल साहब से बात करते हैं, फिर आम आदमी के पास जाएंगे। जी अफजल साहब। देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन हम चुनाव हार गए, जिस दिन इनको लोगों ने जिम्मेदारी से बरतरफ कर दिया। उसके बाद जिम्मेदारी से लोगों ने हटाया। आप कहते हैं केजरीवाल भाग गए, मैं कहता हूं सबसे पहले भागने वाले आप थे, क्योंकि आपने सरकार नहीं बनाई, इसके बावजूद कि आपको मेजोरिटी सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। आपको दावा तो करना चाहिए था। नहीं, आप ये सुन लीजिए पहले सवाल। मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूं आतिफ साहब, मैं आपकी बात बोलता नहीं, पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आपका दिल खोल के जवाब दीजिएगा। आप भागे सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी भागी है दिल्ली से, चूंकि उन्होंने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, चूंकि हमें मैंडेट नहीं मिला है। ठीक, जब हमने इनको सपोर्ट दिया तो आपने कहा हम चोरी कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। आप चाहते थे चुनाव हो, दोबारा से चुनाव फिर हो रहा है, आगे देख लीजिएगा नतीजा। दूसरी बात, बहुत अहम बात की हमारे जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं बराबर में, कि मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा है कि आजकल उसके आगे आप, मेरा ख्याल है, ऊपर वाले को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं बीजेपी के लोग। फिर आपको शाजिया आलमी की जरूरत क्यों पड़ी? शाजिया आलमी को पार्टी में लीजिए, तो ये पार्लियामेंट का मेंबर बनाएंगे आपको। मैं देखता हूं आपकी पार्टी में आती है नहीं आती है।
जो किरण बेदी साहिबा हैं उनके बारे में मैं बता दूं, आप उनसे कहिए चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, चुनाव लड़ लीजिए, फिर मैं देखता हूं कि लड़ती है नहीं लड़ती है चुनाव। आपकी पार्टी में जो लोग जा रहे हैं वो मौका परस्त हैं सिर्फ। और जहां तक शाजिया का ताल्लुक है, मैं उनके ताल्लुक से एक बात कह सकता हूं, उन्होंने ईमानदारी के साथ आम आदमी के साथ पार्ट किया। हमारे इरफान भाई बैठे हैं यहां पर, आम आदमी पार्टी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक आम आदमी को अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं। मैं भी एक आम आदमी हूं, इसके अलावा कि मैं पार्टी में काम करता हूं, एक पार्टी के अंदर मैं एक वर्कर हूं। लेकिन माइनॉरिटीज के सिलसिले में आम आदमी का नजरिया आज तक साफ नहीं है। पहला आदमी था मुफ्ती शमून, जो अन्ना हजारे के मूवमेंट से लेकर इनके साथ रहे। उनकी कुछ खराबी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उनको बाहर किया गया और उसके बाद उन्होंने टेलीविजन पर आकर जो कुछ बोला, वो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए काफी है। दूसरी बात, शाजिया इल्मी जो उनकी टॉप 4-5 लोगों में शुमार होती थी, क्या शिकायतें करते हुए निकली। उसके बाद में अभी बैठे इरफान भाई यहां पर, पिछला चुनाव इन्होंने बहुत अच्छा लड़ा। मैं समझता हूं आप पार्टी के जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार लड़े उनमें बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा। क्यों इनका टिकट काट दिया अभी? हालांकि देना, दूसरा आदमी जो टिकट दिया गया है वो भी एक मुस्लिम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इरफानुल्लाह खान मुझसे ज्यादा सीनियर है पॉलिटिक्स में, और ये अलग बात है कि लो प्रोफाइल हैं, शरीफ आदमी हैं। इस बात को आप ये कह करके आप इनको इंडिपेंडेंट खड़ा करवाइएगा। मैं रेबल का इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं आप इनको। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं जी, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा इस पर भी जी। आप मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं जी, लेकिन मुसलमानों भी आप कुछ करना नहीं चाहते, उनकी लीडरशिप आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हर पार्टी कांग्रेस को छोड़कर मुसलमानों को इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप, फर्स्ट लाइन लीडरशिप बनाने आपने बहुत मेरा ये बहुत बड़ा एतराज है। आतिफ साहब से ही पूछेंगे कि मुस्लिम्स को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर के आपके भारतीय जनता पार्टी में इस इलेक्शन में क्या सोच चल रही है, और यही सवाल आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह साहब से भी करेंगे। लेकिन यहां वक्त हो गया ब्रेक, अब लेते हैं ब्रेक। एक तरफ कोई देश की इज्जत के लिए जान दे रहा है, तो दूसरी तरफ कोई देश की इज्जत को नीलाम कर रहा है। एक तरफ कोई हमारी संस्कृति की परवरिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोई उस संस्कृति का अपमान कर रहा है। एक तरफ कोई इस देश के नाम पर कालिख लगा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई मेहनत और ईमानदारी से उसी नाम को संवार रहा है। आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ? गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। एक बहुत अहम बात उठाई है मीम अफजल साहब ने कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की सल्तनत पे काबिज होना चाहती है, उन दोनों को में कहीं ना कहीं अकलियतों को लेकर के जो पॉलिसीज हैं वो वाजे नहीं, क्लियर नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का इल्जाम इन दोनों पार्टी पे लगा रहे हैं कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, यही सवाल हर कुछ दिनों पे कांग्रेस पे भी उठता है। वक्तन फक्तन लोग ये कहते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। लेकिन हम चलते हैं आतिफ रशीद साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या दिल्ली अर्बन सेक्टर है, यहां के जो वोटर्स होते हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जात पात का उतना इक्वेशन नहीं होता है जितना हिंदी हार्टलैंड में होता है। इन सारी चीजों को सामने रख करके क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ माइनॉरिटी के लोगों को टिकट देगी, उनको लेकर के क्या पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की?
देखिए फैसल भाई, भारतीय अभी जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि सभी पार्टियां मुस्लिम्स को यूज करती हैं एज ए वोट बैंक, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को तो ये मौका मिल नहीं पाया है। चलिए इस मौके को लेने के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये मौका आप उठाइए कि मुस्लिम भी आपके तरफ जुड़े, आपके खेमे में आए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली नहीं पूरे देश का मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ रहा है। तो जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टियां हैं जो हमेशा से सन 47 से लेकर आज तक, और कुछ नई पार्टी जो अभी साल 6 महीने पहले बनी, जिन्होंने साल 6 महीने के अंदर ही अंदर अपने आप को मुसलमानों के वोट का ठेकेदार समझ लिया था, उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। नहीं, लेकिन आतिफ आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आतिफ एक बात आपको बताएं, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सीट भले न जीत पाए हों, लेकिन वोट परसेंटेज 3 से 4% बढ़ा है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। पार्टी में के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपना ये स्लोगन दिया कि सबका साथ सबका विकास, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रही बात टिकट देने की, अब मैं आपको टिकट पार्टी के अंदर भी तो मुस्लिम लीडरशिप का विकास कीजिए। पार्टी के अंदर भी तो मुस्लिम लीडरशिप का विकास कीजिए। आप कह रहे हैं कि पार्टी के मान लीजिए टिकट नहीं देते हैं, सब में आप भी शामिल है ना, यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल है, शाहनवाज साहब भी शामिल है, सब में। और पार्लियामेंट में जब चुनाव लड़ते हैं तो सबको टिकट मिलना चाहिए, उसमें 2-4 मुसलमान भी हो सकते हैं गलती से। जी देखिए, ऐसा है कि टिकट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का एक ही क्राइटेरिया विनेबिलिटी। आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, मैं आपको वादा जरूर करता हूं कि आपको जरूर टिकट दे देंगे। कांग्रेस में तो दी नहीं। आप नकवी साहब के टिकट का, आप नकवी साहब के टिकट की गारंटी करते हैं मुझे लोकसभा की, तो फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। चलिए बात दूसरी तरफ जा रही है, बात दूसरी तरफ जा रही है। भी है पूर्णिमा, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं आतिफ रशीद, उससे आपको क्या लगता है कि इनके पास मुद्दों की कमी है, इनके पास चेहरों की कमी है, इनके पास क्लियर लीडरशिप की कमी है, इसलिए ये सारी बात घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मोदी जी के पास लेके जाते हैं, और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आम आदमी को भी और कांग्रेस को भी? नहीं फैसल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मुद्दों की तो बिल्कुल ही इनके पास बैंकरप्सी हो गई है, क्योंकि ना ये आज महंगाई पे बात कर सकते हैं, ना ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों में इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, सिर्फ बातें करने के अलावा। फखर के साथ बात कर सकते हैं कि पिछले 7 महीने में हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जिसके ऊपर विरोधियों ने भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। आतिफ साहब, वो अलग बात है, क्योंकि आपने सब्सटेंशियल काम अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है, तो पूर्णिमा त्रिपाठी ये कह रही है कि अभी तक आपके ऊपर आरोप इसलिए भी ज्यादा नहीं लग सकते हैं कि आपका 9 महीने का काम हुआ है और कुछ किया नहीं है। पहले काम तो करके दिखाइए। कुछ किया नहीं है तो क्या खामखा में भ्रष्टाचार पर चर्चा करें? क्या हम केंद्र सरकार हमारी आपके सामने खुली किताब की तरह है, जिसमें आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं। आतिफ साहब, एक बात आप बताएं, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने आते आते जो सबसे पहला डिसीजन लिया वो संजीव चतुर्वेदी जो एम्स का विजिलेंस ऑफिसर था, उसने हटा दिया, जबकि वो बहुत अच्छे रेपुटेशन का था। और उस वक्त ये एलिगेशन लगा था कि ये अपने कई सारे भ्रष्टाचार के काम भ्रष्टाचारी था, कई अपने भ्रष्टाचार के छिपाने के लिए उनको हटा दिया गया। इसका जवाब आपकी तरफ से आज तक नहीं आया है। तो ये तो जो शुरुआत थी बानी की वो हमने देख ली। पूर्णिमा ने जो बात कही है कि उसका जवाब आपकी तरफ से नहीं आया, और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि आपके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठ रही, इसलिए कि कांग्रेस जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो अपोजिशन में, वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो मुद्दों को भी नहीं उठा पा रही है। नहीं, मैं एक बात आज से पूछ लूं, आप कह रहे हैं कि आपने 7 साल में कोई किसी ने आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई। मैं सिर्फ मैं 2 उदाहरण में 7 महीने, ठीक है, 7 महीने में 7 नहीं 9 महीने हो गए हैं, 10वां महीना है जी। शेयर मार्केट जो गुलाचे भर रहा है, उसमें 2 सेक्टर्स की भूमिका है, फार्मा सेक्टर्स और बैंकिंग की। और भारत के इस वक्त 8 बड़े राष्ट्रीय बैंक जो हैं वो चेयरमैन लेस हैं, वो हेडलेस हैं, एनपीए नहीं है। तो ये क्या है? हमने कांग्रेस पे जो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट ऐसे मुसर्रे जो आरोप लगाया कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी कि इनर्सिया, डिसीजन मेकिंग नहीं था, निर्णय नहीं होते थे। दिस वाज ए गवर्नमेंट ऑफ सोई सरकार थी मनमोहन। आपको 7 महीने हो गए, भारत के 8 बड़े राष्ट्रीय बैंक जो एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं वो चेयरमैन लेस हैं। एक
उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से आप जिस सेक्टर की कहेंगे मैं उदाहरण दे दूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं, आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं, मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि अगर वो कांग्रेसी चेयरमैन थे तो या तो आप उनको एक्सटेंशन देते, अगर आपने उनको हटा दिया तो 7 महीने एक चीज और आतिफ साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत साहब 14 तारीख को रिटायर हुए। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि कम से कम 15 दिन पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाता है। कल क्या कर रहे हैं, नाम आ रहा है, क्या कर रही है आपकी सरकार? नहीं, आतिफ साहब से मैं एक बात और कह दूं, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर उंगली नहीं उठी। आतिफ साहब वेट करिए, क्योंकि हम लोगों ने आपका हनीमून पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया है। अभी हम वॉच कर रहे हैं, हमने आपको और लॉन्ग रोप थोड़ी दे दी है और अब सवाल उठने शुरू होंगे। आप वेट करते रहिए, सवाल उठने शुरू होंगे। नहीं, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो उंगली कहां से उठेगी? ऐसे ही हेडलाइंस चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, हम बिल्कुल नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, आप काम ही नहीं करेंगे और बड़े विश्वास के साथ करें। और आप निश्चिंत रहिए, हम मीडिया को और आपको 5 साल कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जनता को। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं आतिफ साहब, वो आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, जनता के सामने रखेगा। मेरी बात सुन लीजिए, आधार पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, आप अगला चुनाव अपने काम पे लड़िएगा, लेकिन जो काम अभी आपने किया है, आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार आई थी, उसने 700 लीटर पानी फ्री कर दिया था, बिजली का बिल कम कर दिया था। आप आए, उसको फिर से शुरू कर दिया। नहीं, और हमने एफआईआर लॉन्च कर दी थी में। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी अगर ये कह दे खड़ा होकर कि उसको 700 लीटर पानी फ्री मिला है, इरफान साहब क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल। और बिजली के दाम की बात रही, बात बिजली के दाम की बात, वो इन्होंने छलावा करा था। एक नहीं, कोई छलावा नहीं किया था। नहीं बात कर सकती, अगर हमने छलावा किया था तो 30% क्यों नहीं देती? भारत का वित्त मंत्री रहते हुए जो एक बजट पेश, भाजपा ने अपने चुनाव से ये बिजली का क्लैरिफिकेशन की बात कही थी, 30% क्यों नहीं कर दिया? मेरा ख्याल यह है कि बिजली पे मैं जरा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। मुझे लगता है कि आतिफ साहब को भी इतनी जानकारी नहीं है और इरफान भाई भी दावा कर रहे हैं। पहली बात तो है कि पिछली सरकार जब थी तो जो भी बिजली के बिल आते थे उसके ताल्लुक से आप पार्टी ने कहा था कि हम ऑडिट कराएंगे, भ्रष्ट कंपनियों को हम बाहर करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे और 50% कर देंगे, चूंकि ये लोग ले जा रहे हैं। आने के बाद उन्होंने ऑडिट कराया नहीं कराया तो बेहतर वही बता सकते हैं, कुछ नहीं कराया उन्होंने, ना किसी के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 2 महीने तक बिजली के बिल जितने भी कम करने थे वो आधे कुछ लोग कह रहे हैं वो सरकार के ही पैसे से सब्सिडी देकर किए गए, बिजली कंपनियों से कोई वसूली नहीं की गई। नंबर 1। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी का वादा ये था कि 30% हम कम करेंगे, 50% छोड़ दीजिए। इनकी सरकार पिछले 8 महीने से गवर्नर राज की शक्ल में यहां पर है, इनको चाहिए था कि 30% कम करते, इन्होंने 3% भी कम नहीं किया। मैं एक बात और बता दूं आपको कि दिल्ली सरकार में सबसे बड़ी शिकायत एमसीडी के करप्शन की है, वहां करप्शन आज भी है। मैं आपको बता दूं आदिल साहब, और एमसीडी, तीनों एमसीडी पे आप हैं भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, आपकी इस दिल्ली के अंदर 2.25 लाख बूढ़े लोगों की पेंशन पिछले 8 महीने से नहीं मिली है। जानकारी हासिल कर लीजिए, मेयर आपकी लेडी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों के कान पर जीव तक नहीं रिंग रही। दिल्ली में आपकी सरकार है, ऐसे आप भेज दो गरीब लोगों को पेंशन मिल जाए। और आ गई है कि जब केजरीवाल साहब ने कल कहा कि आप लोग रिलीज करती है, मेरी बात सुन लीजिए आतिफ मेरी बात सुन लीजिए पूरा नहीं, आप आतिफ साहब एक बात सुन लीजिए कि बिजली को कम करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप लोगों ने, मैं आदरणीय मीम अफजल जी से गुजारिश करूंगा, जो जेटली साहब ने दिल्ली का एक बजट पेश किया था उसको जरा एक बार चेक करवाएं जी। उसमें हेलो जी बोलिए उसमें 30 हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलिए जी। उसमें दिल्ली के बिजली के दाम हमने 30% घटाए हैं। अभी बिलों पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी बिल जो चुका रहे हैं वो दुगने तिगने हैं। अभी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको मैं सहारा जितने देखने वाले हैं उनसे कहूंगा, दिल्ली वाले रहते हैं वो कम से कम सहारा में ये फोन करके बताएं कि उनका बिल 30% कम हुआ है। दूसरी बात नहीं हुआ, आपका हुआ है? बिल्कुल नहीं, आपका हुआ है? बढ़ गया, चौगना हो गया, किसी का नहीं। वैसे की बात यह कि आपने रेगुलेट करने के लिए कहा कि हम नए मीटर लगाएंगे, उसको लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो गई। सतीश उपाध्याय कितना बड़ा आया है। आतिफ साहब आपके बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता जो रोजाना टेलीविजन पर बैठते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि 20% महंगाई आप जाकर देख लो, हर चीज पे घट गया। टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, और यहाँ लोग ये कह रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ,
पिछले 8 महीने में, आपसे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, पेट्रोल का दाम 60% कम होना चाहिए था, आपने 15% कम किया। बिल्कुल 15% महंगाई कम होनी चाहिए थी, वो 1 पैसा भी कम नहीं हुई। अगर मुझे आप एक वस्तु का नाम बता दें, सब्जी को छोड़ करके किसी एक चीज का दाम बता दें, उस पर 1 रुपया कम हुआ है तो सियासत छोड़ दूंगा। इसी में ऐड कर दूं कि आपने ये बात तो कही आतिफ साहब, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात है कि सतीश उपाध्याय के बारे में क्या कहिएगा? उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो मीटर लग रहे हैं वो उनकी कंपनी के होंगे। मीटर सबसे ज्यादा फास्ट हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मीटर फास्ट चल रहे हैं। चलिए आतिफ साहब आगे देखिए, जितने घटने चाहिए थे उतने घटेंगे नहीं। मीटर की बात बताइए। सतीश उपाध्याय जी का नेक्सस है पूरा, मीटर्स पे मीटर ही फास्ट चल रहे हैं, अभी तो मीटर फेक है, वही तो नेक्सस है कंपनियों के बीच में। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, वही तो नेक्सस है, उसको बताइए। चलिए आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं आतिफ साहब, ये बताइए कि चलिए आपके सारे दावे अपनी जगह पे, जो बात आप कह रहे हैं, हालांकि कोई मुद्दे की बात नहीं हो सकी, लेकिन ये कि क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में आपका आंकड़ा 32 से ऊपर जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा? कह तो दिया 40-45, कितना बता रहे? देखिए, निश्चित रूप से हमारा आंकड़ा 45 से ऊपर जाएगा। ये मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाइए, अब सच बात कहिए। ये कह रहे हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाइए देश को और जनता को। अब जनता फैक्ट्स चाहती है, ग्राउंड पे बताइए क्या हो रहा है। ग्राउंड पे जब आपकी सभाएं हो रही है उसमें क्या हो रहा है? केजरीवाल की सभाओं में किस तरह से कांग्रेस पार्टी 8 सीटें लाकर और चौंकाने की बात कर सकती है, तो हम तो पहले भी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए थे। हमें लेकिन उस हिसाब से आपका दावा नहीं है। लेकिन आप 45 की बात कर रहे हैं, आप 50-55 की बात कर रहे थे। दिल्ली के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली लोकसभा चुनाव में 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। असेंबली की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी की 5 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई। आपने मांगा था मोदी के नाम पर वोट, यहां केजरीवाल के नाम पर वोट हो रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट डालने नहीं जा रहा कोई। ये भी देख लीजिएगा। चलिए इरफानुल्लाह साहब आपसे पूछता हूं, आतिफ साहब ने अपनी बात कह ली, 45 से 40 सीट ये कह रहे हैं, आपका अपना इंटरनल असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरा इंटरनल असेसमेंट ये है, जो बिल्कुल फैक्चुअल हो सकता है, मैं एक पार्टी के हैसियत से नहीं कह रहा, कि एक हंग असेंबली के बाद 1 साल से लोगों ने देख लिया कि भाजपा का राज चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट राज चला रही थी, उसमें लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार वहीं है, महंगाई वहीं है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और करप्शन बढ़ रहा है, तो लोग इससे निजात दिलाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है उन्हें एक होप नजर आ रही है। निजात के लिए आप ही निजात के लिए वही आप ही एक दवा है, आम आदमी पार्टी आज की तारीख में तो यही हो रहा है। आज की तारीख में तो जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि लोगों की नजरें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ हैं और वो डिसिसिव फैसला करने जा रहे हैं कि किसी मेजोरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण वही नजर आ रही है इस बार। मीम अफजल साहब क्या कहिएगा? एक बात ये समझ लीजिए कि इनके दावे को फिर भी थोड़ी सी वजन है, इसलिए कि 28 सीट इनके पास आई थी और पिछले इलेक्शन में जो 7-8 सीट ये हारे थे वो 2000-1000 वोटों से हारे थे। हो सकता है अपनी टैली को इंप्रूव कर लें। भारतीय जनता पार्टी 32 सीट जीती थी, हो सकता है 36 और 46 जीत जाए, लेकिन आप तो 8 पे सिमट गए थे। आप किस बुनियाद पे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? कितनी सीटों की उम्मीद? मैं एक बात तो ये कहूं कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, दोनों पार्टियों ने धोखा नहीं, एक चीज और है, और आपने अभी खुद कहा जी, और ये सारे टीवी चैनल, तमाम मीडिया आज ये बात कह रहा है कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस की पोजीशन पर बड़ा तेजी के साथ असर पड़ा है, ये सब बात कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की तरफ लोग पलट करके देख रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि हम मेजोरिटी लेकर के आएंगे, मैं बहुत सच्ची बात करने वाला आदमी हूं। मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों कोई मानेगा भी नहीं, अगर आज आप ये दावा कीजिएगा कि सरकार बना रहे हैं। नहीं, फिर भी लोग दावा करते हैं और पार्टियों को दावा करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो दावा करती है, मैं पॉलिटिकल आदमी दावा कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में इंचार्ज था मैं, और मैंने उस वक्त कहा था किसी को मेजोरिटी नहीं आएगी और बगैर कांग्रेस के कश्मीर में सरकार नहीं बनेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार में कांग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। यानी आप इलेक्शन के बाद अलायंस की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ जो बात शीला दीक्षित ने कही थी, सारे लोगों ने गला फाड़ के उनको कहा कि गलत कह रही है, हमारे साथ अलायंस करें। अच्छा, आपके साथ अलायंस? जी बिल्कुल, ये भी कश्मीर की बात इन्होंने उठाई है। आतिफ रशीद साहब, एक बात और कश्मीर इलेक्शन से याद आई मुझे कि कश्मीर में जो सरकार नहीं बन पाई, पीडीपी के साथ आप नहीं अलायंस कर पाए, उसकी एक वजह यह भी थी कि अगर वहां पे पीडीपी के साथ चले जाते हैं और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन होता है तो उसका असर अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो वहां भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं राज्यपाल की सरकार बनवा दी, राष्ट्रपति शासन वहां भी लागू कर लिया। क्या कहिएगा?
ये बनाएंगे बाद में। सवाल समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर की बात कर रहे थे कि कश्मीर में इलेक्शन हुआ है। कश्मीर इलेक्शन से मुझे ये बात याद आई कि कश्मीर में सारी चीजें होने के बाद ये लग रहा था कि पीडीपी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हो सकता है बना भी ले, लेकिन दिल्ली इलेक्शन तक इसको जानबूझकर टाला गया है ताकि मैसेज जो है वो खराब ना जाए। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही दिन एक बात कह दी थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बनाने के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। ये हमारी पार्टी के सारे ऑप्शन खुले। वक्त खत्म हो रहा है। अजय कुमार, आप क्या कहिएगा, किस तरह की नई असेंबली आप देख रहे हैं? नहीं, जो हालात है यहाँ पे, मैं इसमें आपको एज पे देखता हूँ। हाँ, मैं आप पार्टी का एज देखता हूँ। भाजपा के लिए बड़ी सशक्त चुनौती है। यानी आप देख रहे हैं कि उसको बर्तरी हासिल है। आप देखिए ना, मुसलमान जो कल तक पिछले चुनाव में कंफ्यूज था कि वो कांग्रेस के साथ जाए कि आपके साथ जाए, आज आपके रूप में उसने अपना एक चुनाव कर लिया है। झुग्गी झोपड़ी का वोट, आपका वोट इंटैक्ट है। भाजपा के लोग जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या जो उसके साथ कहीं ना कहीं, एक तो टिकट से इसका अनाउंस नहीं हुआ, हर सीट पे जबरदस्त इन फाइटिंग है, 7-7, 8-8 क्लेमेंट हैं टिकट्स के। तीसरी बात जो है कि जनता के मन में जो ये 7 महीने का इनका कार्यकाल है, उसको देख करके यह भी लग रहा है कि केजरीवाल को कंट्रोल में मोदी रख सकते हैं और मोदी को कंट्रोल में केजरीवाल रख सकते हैं। पूर्णिमा, क्या कहिएगा? चलते नहीं, बिल्कुल मैं अजय जी की बातों से काफी सहमत हूँ। आपको एज मिलता दिख रहा है, ये मुझे भी लग रहा है। बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है बिटवीन आप एंड बीजेपी। और कांग्रेस का रोल कैसे देखती है? कांग्रेस तो मीम अफजल साहब कह ही रहे हैं कि चौंकाने वाली कुछ चीजें करेगी, तो हम नहीं, चौंकाने वाली एक चीज ये भी कर सकती है और नीचे चले जा सकते हैं, हो सकता है। कांग्रेस चौंकाने वाली एक चीज ये भी कर सकती है कि जिस आम आदमी पार्टी को 8 महीने तक सपोर्ट नहीं दिया, इस इलेक्शन के बाद अगर ऐसी हालत आती है, ऐसी सूरत हाल होती है, तो शायद कांग्रेस उनको सपोर्ट दे। नहीं देंगे हम सपोर्ट। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देखती है, सब समझती है। एक बात बिल्कुल तय है, जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया पे बातें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों से बातचीत करके हम लोग समझ रहे हैं, ये बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुकाबले में बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और बहुत मानों में उसको कहीं ना कहीं एज भी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी फर्क में होती है वो ये कि सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसको इलेक्शन में हमेशा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उसके फेवर में जाती हैं, लेकिन किसको में कितना दम है, किसको कितनी सीट मिलेगी, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।